आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले वीडियो तक 28 क्वेश्चन की बात कर चुके थे और आज हम 29वें क्वेश्चन की बात यहाँ करने जा रहे हैं। देखिएगा, दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किस अवस्था में यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण का होता है? विद्युत धारा के मानक मात्रक की परिभाषा भी लिखिए। और ये सवाल है 2 + आधा + आधा + 1 = 4 नंबर का। देखो इसमें दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल का टॉपिक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से समझ लें आप इसको। माना दो चालक तार P व Q हैं जिनके बीच की दूरी R है और इनमें I1 व I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखो तार को समझो, ये तार P है, ये तार Q है, इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 बह रही है, दोनों के बीच की दूरी r है। क्लियर? तो चूंकि समान दिशा में धारा बह रही है तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा, इसलिए ये F1 से इसको खींचेगा, ये F2 से इसको खींचेगा। और अगर अपोजिट साइड में करंट फ्लो होता है तो इसमें प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो अब पहले तार के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहेगा B1 बराबर। भाई इस तार के अंदर, ये जो पहला तार है इसके अंदर चूंकि I1 करंट बह रहा है, इसलिए इससे R दूरी पर जो ये दूसरा तार है यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र रहेगा? तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B = μ0I/2πr या B1 = μ0I1/2πr, समीकरण नंबर 1। इस कारण दूसरे तार की स्मॉल l लंबाई पर लगने वाला बल होगा F2 = I2B1L sin थीटा। क्लियर? यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री या साइन 90 बराबर 1 या F2 बराबर हो गया I2B1L, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर F2 = I2, B1 का मान रखा μ0I1/2πr और L की जगह L रखा। सोल्व करें, F2/L = μ0I1I2/2πr। ये बात हो गई पहले तार की ओर लगने वाले बल की। इसी प्रकार इसका अपोजिट करें, 2 की जगह 1 करें तो F2 की जगह F1/L = μ0I1I2/2πr, ये दूसरे तार की ओर है। समीकरण 3 व 4 तार की इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को व्यक्त करते हैं। जब दोनों तारों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब इनके मध्य आकर्षण का बल लगता है। जब दोनों तारों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अब हम बात करते हैं इसके एक मानक परिभाषा या 1 एम्पीयर की परिभाषा, वो भी रिपीट है। सी पेज नंबर 1, मतलब पेज नंबर 1 पर ही हमने लिख रखा था इसको, इसलिए यहाँ पर इसको वापस मैंने नहीं लिखा है। इसके अथवा में एक और सवाल आया था, वो देखो, एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में v वेग से परिक्रमा कर रहा है। इसका घूर्ण चुंबकीय अनुपात का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बोर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं? इसका मान भी लिखिए। और सवाल था 3 + आधा + आधा = 4 नंबर का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। माना एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में घूम रहा है। माना इलेक्ट्रॉन का वेग स्मॉल v है, तब एक चक्कर लगाने में लिया गया समय होगा समय बराबर परिधि बटा वेग। क्लियर? या t बराबर क्या होता है? 2πr/v। t बराबर 2πr/v, समीकरण नंबर 1। तब प्रवाहित धारा होगी, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, आप जानते होंगे I = Q/t, या Q बराबर क्या होता है? E, तो I बराबर हो गया E/t, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो I बराबर हो गया EV/2πr। चूंकि चुंबकीय आघूर्ण M = NIA होता है, यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे इसलिए फेरों की संख्या हमने 1 मान ली है। A का मान πr² हमने लिख दिया क्योंकि मैंने माना कि ये इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो समीकरण 3 व 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर m बराबर हो जाएगा 1 × EV/2πr × πr², या m बराबर हो गया EVR/2, समीकरण नंबर 6।
चुंबकीय आघूर्ण को म्यू एल से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इस एम की जगह यहाँ पर हमने म्यू एल लिख दिया, या म्यू एल बराबर हो गया EV/2। या मैंने क्या किया, ई का ई लिखा, दो का दो लिखा, साथ में एम का भाग लगाकर एम से गुणा कर दिया, ताकि इस MVR को अगले स्टेप में कैपिटल एल लिखा जा सके। और यहाँ पर इसको कैपिटल एल लिख दिया कोणीय संवेग के फॉर्म में, तो म्यू एल बराबर हो गया EL/2m। अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस EL वेक्टर/2m। माइनस का चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि ये एल और म्यू एल जो है इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। समीकरण 8 व 9 घूर्ण चुंबकीय अनुपात के व्यंजक को व्यक्त करता है। क्लियर। अब बात करूं मैं बोर मैग्नेटॉन की। बोर मैग्नेटॉन क्या है, देखो बोर के द्वितीय अभिग्रहित से एल बराबर होता है NH/2π, या म्यू बी बराबर क्या हो जाएगा E/2m। देखो ये एल लिख रखा था ना यहाँ पर, इस एल की जगह लिख दिया मैंने NH/2π। जब n का मान मैं 1 मान के चलूँ तो बनेगा EH/4πm, और ये कहलाता है बोर मैग्नेटॉन म्यू बी। ये नीचे लिख भी रखा है इस बात को कि समीकरण 10 ये वाला बोर मैग्नेटॉन के व्यंजक को व्यक्त करता है। हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण परमाणु के साथ संबद्ध चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। या म्यू बी बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 गुणा 6.62 10⁻34 बटे 4 गुणा 3.14 गुणा 9.1 गुणा 10⁻31। सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 9.27 गुणा 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये बात होती है बोर मैग्नेटॉन की। अब लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 30वां क्वेश्चन, वो देखो बात कि अपवर्ती दूरदर्शी का एक नामांकित किरण आरेख बनाइए। पहला, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की दो मुख्य कमियां लिखिए, और ये होगा 1 + 2 + आधा बराबर 4 नंबर का है। देखो आप खगोलीय दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी का चित्र के लिए सी पेज नंबर 3 रिपीटेड बताया है, अर्थात इसका डायग्राम हमने पहले बना दिया था, यहाँ इसको मैंने नहीं बनाया है। आपको तो कॉपी में बनाना है, जो भी रिपीट आता है जिसका यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलता आपको तो करना है, वहाँ से याद करो फिर बिना देखे उतारो यहाँ पर। अब बात करते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या है, वो देखो आप। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, या m बराबर β/α समीकरण नंबर 1 है। दर्शन कोण अल्फा व बीटा अत्यंत छोटे होते हैं, इसलिए अल्फा जो कि लगभग tan अल्फा के बराबर है वो है P'/Q'/F0, या बीटा जो कि tan बीटा के बराबर है वो P'/Q'/-μe। समझ में नहीं आए तो आप ऑप्टिक्स वाले पार्ट में जाके समझिए, वहाँ आपको समझ में आएगा। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि डायग्राम हमने बनाया नहीं था इसलिए मैं ये डायग्राम में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। दोनों वैल्यू जब यहाँ रख दूंगा तो इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे ये प्राप्त होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। समीकरण 4 अपवर्ती या खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। बात करते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी की कमियां क्या क्या है, और ये कमियां भी रिपीटेड है, एग्जाम में पहले पूछी हुई हैं। पहले इसमें प्रतिबिंब जो है कम चमकीला बनता है, मतलब प्रतिबिंब में चमक कम आती है, धुंधला बढ़ता है। दूसरा, वर्ण विपतन का दोष होता है। वर्ण विपतन का दोष का मतलब होता है कि इसके अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका कलर में डिफरेंस आता है, मतलब किस कलर का है किस कलर में दिखाई देता है, तो कलर का चेंज इसमें आ जाता है। अब बात करें हम अथवा की इसके, वो देखो एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में उत्पन्न फ्रिंजों की तीव्रता वितरण का तुलनात्मक ग्राफ खींचिए। ग्राफ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ लिख भी रखा है सी पेज नंबर 21। ग्राफ मैं बता चुका हूँ, वहाँ से आपको ग्राफ नोट करना है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बिल्कुल, यदि झिर्री की चौड़ाई दुगनी कर दें तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार से 4 नंबर का सवाल यहाँ पर बनता है। ग्राफ मैं बता चुका आपको, आगे देखिए इसको। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक, ये देखो सी पेज नंबर 21 चित्र सहित आपको वहां से उतारना है।
समीकरण 2 से आगे उसमें उस टॉपिक के अंदर आप जो मतलब कि 21 नंबर पेज पर या पिछले पुराने जो पेपर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं उस पे ये दे रखा है, वहाँ से इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको वहाँ समीकरण 2 तक तो उतारना है और समीकरण 2 से आगे थोड़ा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, फिर ये उतारना है। देखिएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट का कोणीय विस्तार होता है 2 थीटा। क्लियर? इसका रीजन क्या है? देखो यहाँ होता है ऐसे थीटा, ये 1 थीटा, ये 1 थीटा, ये तो कोण कितना बनता है 2 थीटा। समीकरण 2 का मान रखने पर तो कोणीय विस्तार हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन ए, समीकरण नंबर 3। क्लियर? अब देखो इसको, यदि झिर्री की चौड़ाई 2a कर दें तो कोणीय विस्तार आधा रह जाएगा। अगर हम चौड़ाई को जैसे जिसे इस a का मान डबल कर दूं, अगर मैं a की जगह 2a कर दूं तो कोणीय विस्तार ऑटोमेटिक आधा रहेगा। तो ये बात सवाल में एक्स्ट्रा पूछ रहा था हमसे कि यदि झिर्री की चौड़ाई को 2a कर दें तो कोणीय विस्तार कितना रह जाएगा? आधा रह जाएगा। इसके साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। आने वाली वीडियो में हम सप्लीमेंट्री 2014 के पेपर की बात करेंगे। कि सप्लीमेंट्री 2014 पेपर ही मैंने लिख रखा था इसमें, हम आने वाली वीडियो में उसकी बात करेंगे। और इस वीडियो तक 2014 का पेपर भी कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमने 2012, 2013, 2014 3 पेपरों का अध्ययन हमने कर लिया है और तीनों पेपर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपनी कॉपी में आपने उतार लिया होगा। शुरुआत में मैंने कह दिया था कि इस पेपर के लिए आपको नया रजिस्टर डालना है और मेरे साथ साथ लिखना है। जो मैंने यहाँ रिपीट कर रखा हूँ, जिसका मैंने उत्तर नहीं लिखा है, आपको उसके उत्तर अवश्य लिखने हैं। नोट्स को कंप्लीट कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा और इन जो क्या बोलते हैं 2014 का जो पेपर है इसका भी एक प्लेलिस्ट पर अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा ताकि सभी वीडियो आपको इस 2014 के पेपर की एक साथ मिल जाए। धन्यवाद।